नमस्कार। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे संसार पुस्तक है नामक पाठ, जो छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित 12वां पाठ है। वास्तव में यह पाठ एक पत्र है बच्चों, और जानते हो किसके द्वारा लिखा गया है यह पत्र? इसे लिखा है हम सब के प्यारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। उस समय इंदिरा 10 वर्ष की थी। वह उस समय मसूरी में थी, जो तब उत्तर प्रदेश का भाग था और आज उत्तराखंड का, और पंडित जी अर्थात नेहरू जी इलाहाबाद में थे। उस समय टेलीफोन और मोबाइल फोन का प्रचलन नहीं था, अतः एक दूसरे का कुशल क्षेम जानने और जानकारियां साझा करने का पत्र ही एकमात्र माध्यम होते थे। अतः इंदिरा के दूर जाने पर उन्हें देश दुनिया की जानकारियों से अवगत कराने के लिए नेहरू जी उन्हें पत्र लिखा करते थे। पंडित जी ने इन पत्रों के माध्यम से यह प्रयास किया कि इंदिरा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जाने और उनमें इन सब चीज़ों को सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा हो। पंडित जी ने यह पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, जो उन्होंने केवल अपनी पुत्री को ही ध्यान में रखकर लिखे थे। लेकिन फिर बाद में उनके बहुत से मित्रों ने इन पत्रों को छपवाने की सलाह दी, ताकि और बालक भी इन्हें पढ़कर लाभ उठा सकें। नेहरू जी ने ऐसे अनेक पत्र इंदिरा को लिखे थे। ये सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक में संकलित हैं। यह पाठ संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है और इनका हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पंडित जी ने अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी को इस पत्र के माध्यम से क्या समझाना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जिस समय पंडित नेहरू ने यह पत्र लिखा था, उस समय इंदिरा मसूरी में थी और वह स्वयं इलाहाबाद में थे। तो वह इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि जब वो उनके साथ होती थी तो उनसे वो बहुत सारी बातें पूछती रहती थी और पंडित जी उनका जवाब देने की कोशिश किया करते थे। तो अब वे कहते हैं कि अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम दोनों उस तरह से आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि कभी कभी एक पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें इस दुनिया की और इस दुनिया में बसे हुए उन छोटे बड़े देशों की बारे में बताया करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में तो इतिहास में पढ़ ही रखा है, लेकिन वह इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान है तो एक बहुत बड़ा देश, लेकिन फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ही है। और अगर तुम दुनिया का हाल जानने का शौक़ रखती हो, इसके बारे में जानने की उत्सुकता रखती हो, तो तुम्हें केवल उस देश के बारे में ही नहीं जानना चाहिए जिसमें तुम पैदा हुई हो, बल्कि इस दुनिया के उन सभी देशों और उनमें बसी हुई उन सभी जातियों के बारे में जानना पड़ेगा जो इस दुनिया में बसी हुई हैं। पत्र लिखते हुए पंडित नेहरू इंदिरा से कहते हैं कि हालांकि ये पत्र बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी ही बातें मैं इनके माध्यम से तुम्हें बतला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि इन
थोड़ी सी बातों को भी तुम बहुत शौक़ से, बहुत रुचि से पढ़ोगी और समझ पाओगी कि यह दुनिया और जो दूसरे लोग इसमें बसे हुए हैं वह सब हमारे भाई बहन ही हैं। यह पूरी की पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यानी किताबों के माध्यम से तुम जान पाओगी कि दुनिया के किस देश में किस तरह की जाति और वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, कैसी वहाँ का वातावरण है, उन सब के बारे में तुम जानकारियाँ हासिल कर पाओगी। और उस सब से तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उन जानकारियों को हासिल करने से, उतना आनंद तो तुम्हें कोई कहानी या उपन्यास पढ़कर भी हासिल नहीं हो पाएगा। धरती के विषय में बताते हुए पंडित नेहरू पत्र में लिखते हैं कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व तब से ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब से धरती अस्तित्व में आई तब से ही इस पर मनुष्य का जन्म था। मनुष्य का जन्म तो बहुत 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 बाद में जाकर हुआ है और मनुष्य से पहले केवल जानवर थे। और जानवरों के अस्तित्व से पहले, यानी जानवरों की उत्पत्ति से पहले, जानवरों के जन्म से पहले एक ऐसा समय भी था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। जानदार चीज़ से मतलब है बच्चों जिसमें जीवन होता है। हाँ, आज आप देखते हो कि यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, लेकिन उस समय में ऐसा ख्याल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि तब धरती बहुत अधिक गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़, कोई जीवन हो जिस चीज़ में, वो चीज़ रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि पृथ्वी की गर्मी उनसे सहन ही नहीं हो सकती थी। तो बहुत बाद में जाकर इस पर पेड़ पौधों, वनस्पतियों का धीरे धीरे विकास हुआ, फिर जीव जंतु इस पर पैदा हुए और फिर उनके भी बाद में जाकर मनुष्य का अस्तित्व आया है। तो जब हम इनसे संबंधित किताबें अगर पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो यह बात मालूम हो जाती है कि पृथ्वी पर उस समय कैसा रहा होगा, क्योंकि लेखक ने बताया है कि उस समय पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी और इस पर किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं था। आगे इंदिरा जी से पंडित नेहरू कहते हैं कि आज के समय में तो तुम इस इतिहास को किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन उस पुराने समय में जब मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था तब किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती। यह तो नहीं हो सकता ना कि हम बैठे बैठे एक बात को सोच लें, उसकी कल्पना कर लें और जैसे सुंदर सुंदर परियों की कहानियों को हम गढ़ लेते हैं वैसे ही उस चीज़ के बारे में भी हम कोई कहानी गढ़ लें। आगे वह कहते हैं कि किसी चीज़ को देखे बिना जब हमने उसको देखा ही नहीं है तो उसके बारे में कोई बात बना ली जाए, कोई कहानी गढ़ ली जाए तो वह ठीक कैसे हो सकती है। कोई भी कल्पना अगर हम करते हैं तो वह कल्पना मात्र ही होती है, उसमें सच्चाई नहीं होती। और जब तक सामने हम कोई चीज़ देख ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वह चीज़ कैसी है, तो उसके बारे में गढ़ी गई कहानी भी सच नहीं हो सकती है। नेहरू जी आगे कहते हैं कि लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती हैं जितनी किसी किताब से होती। कहने का अर्थ यह है कि जैसे हम किताबों को पढ़कर बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं, वैसे ही उस पुराने समय में जब किताबें नहीं लिखी गई थी, कोई लिखने वाला ही नहीं था, तो उस समय की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर हम उस समय का हाल जान सकते हैं। और ये चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं?
पंडित जी उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये चीज़ें पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। जिस तरह से हम किताबों को पढ़कर पुराने समय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसी तरह से हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके भी पुराने समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आगे लिखते हुए पंडित नेहरू कहते हैं कि संसार को जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ें, जो इस संसार में मौजूद अन्य देशों, जातियों आदि के बारे में दूसरों ने किताबें लिखी हैं, हम उनको पढ़ें और उनसे जानकारियाँ हासिल करें, बल्कि हमें खुद भी इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना आना चाहिए। इंदिरा जी से वे आशा व्यक्त करते हैं कि जल्द ही तुम भी पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। आगे वे कहते हैं कि कल्पना करके देखो, यह कितने मज़े की बात होगी जब तुम खुद इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दोगी। एक छोटा सा रोड़ा, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा जो किसी सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि सड़क के किनारे या पहाड़ के नीचे बहुत सारे आपको रोड़े पड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। तो जिस तरह से कोई एक पुस्तक होती है और उसके बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, पेज होते हैं, और हम एक एक पेज को पढ़ते हुए नई नई जानकारियाँ हासिल करते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित हम करते हैं, उसी तरह से इस संसार में मौजूद एक एक चीज़, चाहे वह पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, जंगल हैं, जानवरों की पुरानी हड्डियां हैं, कुछ भी हैं, चाहे वह एक छोटा सा रोड़ा ही क्यों नहीं है, वे सभी उस संसार रूपी पुस्तक के अलग अलग पेज हैं। और यदि हम संसार रूपी पुस्तक के इन अलग अलग पेजों को पढ़ना सीख जाएं, तो कितने मज़े की बात होगी। हमें नई नई बातें मालूम होंगी, लेकिन बस शर्त यही है कि हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। आगे पंडित नेहरू इंदिरा जी से कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भाषा सीखने के लिए पहले उसकी वर्णमाला को सीखा जाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए पहले हमें स्वर और व्यंजन अ, आ, क, ख, ग आदि आने चाहिए। यदि हम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो ए, बी, सी, डी इत्यादि हमें आने चाहिए। उर्दू सीखना चाहते हैं तो अलिफ, बे, पे, ते, टे, से आदि हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें इस प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, यानी पहले हमें एक एक चीज़ को पढ़ना आना चाहिए, तभी हम इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ पाएंगे। एक छोटे गोल चमकीले रोड़े का उदाहरण देते हुए पंडित नेहरू इंदिरा जी से कहते हैं कि क्या यह गोल चमकीला रोड़ा तुम्हें कुछ नहीं बताता कि यह इतना गोल, चिकना और चमकीला कैसे हुआ? क्योंकि इस स्थिति में आने से पहले तो उसके किनारे खुरदरे रहे होंगे। यदि हम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो एक एक टुकड़ा बहुत ही खुरदरा और नुकीला होगा, लेकिन इस गोल, चिकने और चमकीले रोड़े की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यह ऐसा कैसे हो गया? यदि तुम ध्यान से देखोगी और सुनोगी तो यह रोड़ा तुम्हें स्वयं अपनी कहानी बताता हुआ लगेगा कि यह कैसे इतना गोल, चिकना और चमकीला हो गया। अब रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि बहुत समय पहले वह भी चट्टान का एक टुकड़ा ही था। बाकी अन्य टुकड़ों की ही तरह उसमें भी किनारे और कोने थे। बहुत समय तक वह किसी पहाड़ की तलहटी में पड़ा रहा। तब पानी आया
यानी या तो पहाड़ों से बहकर आया या बरसात हुई, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से पहाड़ी नाले ने उसे ढकेलकर एक छोटी नदी में पहुँचा दिया। छोटी नदी ने उसे धीरे धीरे आगे सरकाते हुए बड़ी नदी में पहुँचा दिया और इस तरह वह उस नदी के पेंदे पेंदे यानी तली में पड़ा पड़ा लुढ़कता रहा और इस तरह उसके किनारे घिसते चले गए और वह घिस घिस कर गोल तो हो ही गया, साथ में चिकना और चमकदार भी हो गया। और फिर शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि तेज बहाव में वह नदी उसे किनारे पर छोड़ गई और तुमने उसे पा लिया। आगे पंडित नेहरू इंदिरा जी को बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि वह नदी उसे किनारे पर नहीं छोड़कर जाती, उसे अपने साथ और आगे तक बहाती हुई ले जाती। तब ऐसा संभव है कि वह जो गोल चमकीला रोड़ा था वह घिसते घिसते इतना छोटा हो जाता कि वह बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। कहने का मतलब यह है बच्चों कि समुद्र के किनारे बहुत सारी बालू रेत होती है और जब यह कण, यह जो गोल चमकीला रोड़ा था, जो छोटा होते होते बालू का कण बन जाता, तो समुद्र की लहरें जब अपने साथ बालू को, रेत को किनारे पर छोड़ जाती हैं, तो यह भी उसी बालू रेत के कणों से जा मिलता और तब छोटे छोटे बच्चे उस पर खेलते और बालू के छोटे छोटे घरौंदे यानी घर बना रहे होते। तो पंडित जी कहते हैं कि जब एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, हम कितनी न जाने कितनी सारी बातें मालूम कर सकते हैं। तो पंडित जी इंदिरा जी को समझाते हुए यही लिखते हैं कि हमारे देश में और इस संसार में न जाने इतनी कितनी सारी चीज़ें हैं, यदि हम उनको पढ़ना सीख लें तो हम स्वयं इस संसार रूपी पुस्तक को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएंगे और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हासिल कर लेंगे। तो जिस तरह से पंडित नेहरू ने इंदिरा जी के लिए यह पत्र लिखा था बच्चों, आप समझिए कि यह पत्र केवल उनके लिए नहीं था, यह हम सब के लिए है, ताकि हम सब इनसे कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीख सकें। पाठ के बाद आइए बच्चों कुछ नए और कठिन शब्दों से जान पहचान कर लें, क्योंकि जब तक नए और कठिन शब्दों का हमें अर्थ नहीं मालूम होगा, तब तक हम पाठ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन शब्दों के अर्थ जाने जाएं। तो देखते हैं कौन कौन से नए और कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं। अक्सर, प्रायः, कथा, कहानी, आबाद, बसा हुआ, जानदार, जिसमें जीवन हो, गढ़ना, बनाना, पृष्ठ, पेज, रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा या कंकड़, गौर से, ध्यान से, जर्रा, कण, दामन, तलहटी, पेंदा, तल, दरिया, नदी, खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी न हो, घरौंदा, बच्चों द्वारा बनाया गया छोटा सा मिट्टी का घर। आइए बच्चों, अब हम इसका प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले
हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आए और फिर पहले पेड़ पौधे और जानवरों का जन्म हुआ, तत्पश्चात मनुष्य अस्तित्व में आया। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थरों आदि चीज़ों से जाना जाता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि बहुत समय पहले वह भी एक चट्टान का टुकड़ा ही था, ठीक उन्हीं टुकड़ों की तरह जिनमें किनारे और कोने थे। वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे दरिया में पहुँचा दिया और यहाँ से वह बड़े दरिया में पहुँच गया। दरिया के पेंदे में वह लुढ़कता रहा, जिससे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। प्रश्न 5 है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, अर्थात समुद्र के किनारे की बालू में जा मिलता और जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। ऐसा इसलिए था कि तब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। और अब बात करते हैं बच्चों पत्र से आगे के कुछ प्रश्नों की। इन प्रश्नों का सीधा सीधा संबंध पाठ से नहीं है, लेकिन पाठ से कहीं ना कहीं ये आपको जुड़े हुए भी दिखाई देंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ में से नहीं ढूंढ सकते, बल्कि आपको अपने आप ही इन प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो इसका उत्तर तो बच्चों हर बच्चे के अनुसार अलग अलग होगा। और इसका उत्तर आप कैसे निकालोगे? आप अपने घर के बड़े सदस्यों से, अपने दादा दादी, नाना नानी, ताऊ जी, पापा जी, मम्मी जी आदि इन किसी से भी पूछकर उनसे बात करके आप इसके बारे में जानकारी हासिल करोगे। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? यह भी हर बच्चे के हिसाब से इसका उत्तर अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे ने अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, उनकी पसंद अलग अलग होगी। किसी को संगीत से लगाव है, किसी को
खाने पीने की चीज़ों से लगाव है, किसी को घूमने फिरने से लगाव है, तो उसके अनुसार पुस्तकों की पसंद भी अलग अलग ही मिलेगी। तो आपने बताना है कि आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और वह आपको क्यों अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो यह तो अगर मैं भी बता दूंगी तो भी उसका उत्तर समान ही रहेगा, और आप अपने आप खोज कर लिखोगे तो भी उसका उत्तर समान ही रहेगा, लेकिन आप अपने आप ही इस प्रश्न का उत्तर खोज कर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो हम इसी कक्षा में पहले भी एक पाठ पढ़ चुके हैं, अक्षरों का महत्व। उसमें भी इस बात का जिक्र आया है, और इस पाठ में से भी आप कहीं ना कहीं से आप इसका संबंध ढूंढ सकते हैं। आपकी जो इतिहास की पुस्तक है उसमें भी आपको इस विषय में जानकारी मिल जाएगी। तो आपने कहीं ना कहीं से स्वयं ही जानकारी जुटाकर इस प्रश्न का भी उत्तर स्वयं ही खोजना है। पाठ के इस भाग में हम बात करेंगे भाषा की। भाषा की बात के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: क्रिया, प्रत्यय और योजक शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्रिया के बारे में। पहले आप यह वाक्य देखिए, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। इस वाक्य में लुढ़कता शब्द क्रिया है। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया होती है जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस शब्द से पता चलता है कि वह यानी पत्थर दरिया में लुढ़कता रहा। अब नीचे मैं कुछ शब्द और लिख रही हूँ, उन शब्दों से साथ आपने इस लुढ़कना क्रिया की समानता को देखना है, और फिर उन तीनों नए शब्दों को आपने वाक्यों में प्रयोग करके इस अंतर को समझने की कोशिश करनी है। पहला शब्द है ढकेलना, दूसरा गिरना, तीसरा खिसकना। अब इन तीनों शब्दों को भी आपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द क्या था? ढकेलना। क्या तुम इस पत्थर को ढकेल सकते हो? दूसरा शब्द था गिरना। ध्यान से चलो, ठोकर खाकर कहीं गिर ना जाओ। खिसकना। अब तो आए दिन पहाड़ खिसक जाते हैं। मैंने बात की थी कि हम भाषा की बात के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्रिया पर हम बात कर चुके हैं। अगला बिंदु है प्रत्यय। मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, उनसे आपने समझने का प्रयास करना है कि प्रत्यय क्या होते हैं और किसी शब्द में जुड़कर वो किस प्रकार उसके अर्थ को बदल देते हैं। चमकीला रोड़ा। यहाँ जो रेखांकित शब्द है चमकीला, वह चमक संज्ञा से बना है। चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर चमकीला शब्द बन गया। प्रत्यय तो आपको पता ही है बच्चों क्या होते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा, चमक में ईला शब्द जोड़ने से चमकीला बन गया। यह जो ईला शब्द है यही प्रत्यय कहलाता है। जैसे दास शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बन जाएगा दासता। बंगाल शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बन जाएगा बंगाली। तो अब मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ जिनमें आपने यही प्रत्यय अर्थात
ईला प्रत्यय जोड़कर उनसे नए शब्द बनाने हैं और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं भी लिखनी हैं। पत्थर, पत्थर में ईला प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? पथरीला। और इसके साथ संज्ञा हम क्या लगा सकते हैं? रास्ता। तो क्या बन जाएगा? पथरीला रास्ता। रस, रस में ईला प्रत्यय जोड़ा, रसीला। और इसके साथ संज्ञा जोड़ने पर क्या बन जाएगा? रसीला आम। कांटा, कांटा में ईला प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बना कटीला। और इसके साथ हमने संज्ञा शब्द जोड़ दिया पौधा। तो क्या बना इससे? कटीला पौधा। जहर, जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बनता है जहरीला, जैसे जहरीला सांप। भाषा की बात के इस भाग में हम बात करेंगे बच्चों योजक शब्द की। आप यह वाक्य देखिए, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। पाठ की पहली ही पंक्ति है ना यह, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब और तो, जब और तो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। यह जो वाक्य है यह दो वाक्यों से मिलकर बना है और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब और तो शब्द कर रहे हैं। इसलिए इन शब्दों को और इन जैसे ही और शब्दों को जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम योजक शब्द कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का ही एक प्रकार होते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और साथ में उनमें रिक्त स्थान भरने के लिए आपकी मदद के लिए कुछ योजक शब्द भी दिए जा रहे हैं। आपने वाक्य को पढ़कर उसके अनुसार उसमें कौन सा योजक शब्द आएगा यह छांटना है और यह अभ्यास आप स्वयं करेंगे। पहला वाक्य है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, रिक्त स्थान, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। एक मैं आपकी मदद के लिए करके दिखा देती हूँ। जैसे पहला ही वाक्य है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। इससे आगे के सभी वाक्य आप स्वयं करेंगे। अगला वाक्य है, मुनिया ने सपना देखा, रिक्त स्थान, वह चंद्रमा पर बैठी है। अगला वाक्य है, छुट्टियों में हम सब, रिक्त स्थान, दुर्गापुर जाएंगे, रिक्त स्थान, जालंधर। अगला वाक्य, सब्जी कटवा कर रखना, रिक्त स्थान, घर आते ही मैं खाना बना लूँ। अगला वाक्य, मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, रिक्त स्थान, मैं यह बात न कहती। अगला वाक्य, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, रिक्त स्थान, अनाज महंगा है। अगला वाक्य है, विमल जर्मन सीख रहा है, रिक्त स्थान, फ्रेंच। तो इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है और सभी योजक शब्दों को आपने ध्यान से देखना है कि किस वाक्य में कौन सा योजक शब्द उचित रहेगा। तो और वही आपने फिर उस रिक्त स्थान में भर देना है। तो यह था बच्चों एक पाठ जो पत्र विधा में लिखा गया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। इसी प्रकार आप भी अपने किसी परिचित को, अपने छोटे या बड़े को आप भी पत्र लिख सकते हैं और आपको लिखकर देखना चाहिए कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा
किसी अन्य विषय के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।